नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। इस समय सबसे चर्चा में जो खबर है वो है लालू यादव की, जिन्हें चौथे चारा घोटाला में रांची की सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है और 60 लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। ये सजा सुनाई गई है डोरंडरा ट्रेजरी से 139 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में। लालू यादव इन दिनों जमानत पर थे। इसके पहले 3 मामलों में उन पर सजा हो चुकी थी, 14 साल की कुल सजा, और जुर्माना भी 60 लाख का लग चुका था। लेकिन आज फिर वो जेल के कटघरे में पहुंच गए हैं। हालांकि पहुंच तो उसी दिन गए थे जिस दिन दोषी ठहराए गए थे। आज ऑनलाइन सुनवाई हुई और उन्हें सजा सुना दी गई। उनके वकील का कहना है कि हम जमानत के लिए एप्लीकेशन देंगे, फिलहाल तो लालू जेल में ही रहेंगे। तो इस समय की सबसे चर्चा लालू यादव की सजा को लेकर हो रही है। एक बार फिर लोग सोच रहे हैं कि हमारे राजनीतिकों में भ्रष्टाचार के कितने मामले सामने आते हैं। और सच बात तो यह है कि चुनाव में जो इस समय 5 राज्यों में हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा भी अहम होना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि भ्रष्टाचार पर उतनी बात नहीं होती है, भ्रष्टाचार पर उतनी चोट नहीं होती है। ये बात सही है, ये दावे भी सही हैं। ऑनलाइन, डिजिटल, इनके कारण भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। लेकिन ध्यान रहे कि इस समय भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा चरम पर पहुंच रहा है। सपा का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के कारण भ्रष्टाचार भी दुगना हो गया है। बहरहाल भ्रष्टाचार का मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन चुनाव में नहीं बनता है। उसके क्या कारण है, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण के चुनाव का आखिरी दिन है प्रचार करने का। शाम को प्रचार बंद हो गया और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि आज सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। अमित शाह पीलीभीत में हुंकार भर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न जिलों में सभाएं कर रहे हैं। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल दहाड़ रहे हैं और जनता से बता रहे हैं कि देखो मेरे साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है। हमारे यहां सीबीआई के छापे डाले गए, राकी, ईडी, इनकम टैक्स, सभी छापे पड़े, मिला कुछ नहीं। लेकिन अब आतंकवाद के नाम पर, और उन्हें इशारा करते हुए कहा कि एक कवि को सपना आ गया और उन्हें सिक्योरिटी भी दे दी गई और मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया गया। ये बात की अरविंद केजरीवाल ने। बहरहाल सारी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं, प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहे हैं और जनसंपर्क भी शुरू हो गया है। क्योंकि जब प्रचार बंद हो जाता है तो एक विकल्प रहता है कि आप घर घर जाकर के जनसंपर्क कर सकते हैं। हो हल्ला नहीं कर सकते हैं, जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, रैली नहीं कर सकते हैं, सभाएं नहीं कर सकते हैं। चूंकि 23 तारीख को मतदान होना है, इसलिए प्रचार का आज अंतिम दिन। अब चौथे चरण में कितने जिले हैं
चौथे चरण में 9 जिले हैं, 59 सीटें हैं जैसे तीसरे चरण में थी, और साथ में 627 प्रत्याशी मैदान में हैं। जो 9 जिले बड़े महत्वपूर्ण हैं। राजधानी लखनऊ में चौथे चरण का चुनाव, उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, ये जिले जहां पर चुनाव होने जा रहा है, 59 सीटों का। और ये जो सीटें हैं, इनमें सच बात तो ये है कि दलित वोट बैंक भी निर्णायक भूमिका में है, दलित वोट बैंक। और सच बात तो यह है कि बुंदेलखंड का एक जिला भी है इसमें, बांदा, उसकी भी अहम भूमिका है। बांदा फतेहपुर से लगा हुआ है और स्थानीय मुद्दे भी हैं, लेकिन चुनाव अपने में अहम हो गया है। अखिलेश यादव भी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन बस सभाओं में एक ही बात सुनने को मिल रही है, किस तरीके से आतंकवाद और आतंकवाद का कैसे संरक्षण हो रहा है, ये बड़े अहम विषय हैं। लेकिन चौथा चरण अहम, क्योंकि इसमें भी रायबरेली वो जिला है जहां प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं और उनके सामने समस्या ये है कि किस तरीके से हम अपनी विरासत को बचाए रखें, क्योंकि उनके पास जो ले दे करके 1-2 विधायक थे वो भी चले गए बीजेपी में। रायबरेली अहम, लखनऊ, अगर आप ये देखें, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस चरण में यह है कि कई केंद्रीय मंत्रियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री लखनऊ के सांसद हैं। अगर आप चले मोहनलालगंज, कौशल किशोर, लखीमपुर, टैनी, ऐसे दिग्गज केंद्रीय मंत्री हैं जिनका सीधा संबंध इन वोटरों से है, और ये वोटर उनके भी भाग्य का फैसला करेंगे, क्योंकि 2024 में भी चुनाव होना है। अगर चुनाव की बात की जाए तो इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया। सीधा चुनाव है, सीधा। अगर आप देखें तो सीधा चुनाव चल रहा है और लोग साफ साफ कह रहे हैं कि 2 दलों के बीच में चुनाव रह गया, बाकी दल गौर हो गए हैं। अब तो चर्चा ये हो रही है कि बसपा जैसे वोट बैंक वाले, जिसके पास 22-23% की भागीदारी है, आखिर वो वोट कहां जाएगा। चर्चा बीच बीच में आ जाती है कि वो वोट बीजेपी के साथ जाएगा, वो वोट इधर जाएगा, ये वोट सपा के साथ जाएगा, क्योंकि आदमी देख रहा है कि कौन मुकाबला कर रहा है बीजेपी से। बातें तरह तरह की हो रही हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि ये चुनाव बड़ा अहम हो गया है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तीसरा चरण खत्म हो चुका है, लेकिन उसका जो वोट था, मतदान था, पिछले चुनाव मतलब 2017 के मुकाबले में 1.75% गिर गया। अब क्यास ये लगाया जा रहा है कि ये जो वोट परसेंट गिरा है, इससे किसको झटका लगेगा? भाजपा को लगेगा कि सपा को लगेगा? किसको झटका लगेगा? क्योंकि जो तीसरा चरण था वो यादव बेल्ट भी थी, बुंदेलखंड का भी इलाका उसमें था।
आलू बेल्ट भी थी। मतलब किसानों की भी अच्छी खासी भागीदारी इस चुनाव में। सवाल सीधा सीधा उठ रहा है कि आखिर जो पिछले चुनाव की तुलना में इस बार वोट जो गिर गया, माने इस बार वोट हुआ 60.46 और पिछले बार था 62.79, मतलब 1.75% वोट गिर गया। तो ये जो वोट गिरा, इसका नुकसान किसको होगा, किसको झटका लगेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आंकड़ों की ओर और जाएं तो ध्यान रखिएगा, इस बार का आंकड़ा वही है जो 2012 में था। इसकी चर्चा हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से जाने के पहले हमने आपको ये बताया था कि इस बार का जो मतदान प्रतिशत है लगभग 2012 के बराबर है। माने 2012 में जो प्रतिशत था 59.79% था और इस बार 60.46 है, लगभग वही है। लेकिन अगर आप देखें 2012 और 2022, तो 2012 में जो है सपा की सरकार आ गई थी और सपा को सीटें कितनी मिली थी? सपा को सीटें मिली थी 37। उस समय बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? 8। और बीएसपी को कितनी मिली थी? 10 सीटें मिली थी। मतलब 2007 में बसपा की सरकार थी जिसको शिकस्त दिया था सपा ने, 59% वोट पड़ा और उससे सीटें जो है सपा को 37, बीजेपी को 8 और बीएसपी को 10। लेकिन अगर हम 2007 में चलिए 2007 की बात कर लेते हैं। 2007 में बीएसपी सत्ता में आई थी और उस बीएसपी जब सत्ता में आई थी उस समय मात्र 50% वोट पड़ा था। ध्यान रखिएगा, 50% वोट पड़ा था। और जब 50% वोट पड़ा था तो उस समय बीएसपी को 28 सीटें मिली थी। बीएसपी को 28 सीटें मिली थी, सपा को 17 सीटें मिली थी और बीजेपी को भी 8 सीटें मिली थी। माने अगर यूं भी आंकड़ा देख लिया जाए तो 50% वोट जब मिला तो उस 50% के वोट में भी जो आंकड़ा था, सत्ता में पहुंचने वाली बीएसपी को 28 सीटें मिली थी, 8 सीटें सीधे तौर पर सपा को मिली थी, सपा को 17 सीटें मिली थी और 7 सीटें बीजेपी को मिली थी। लेकिन जब 2012 हुआ, वोट परसेंट 9 बढ़ गया तो बसपा को 8 सीटों का नुकसान हो गया, 18 सीटों का सीधे सीधे नुकसान हो गया। 28 की जगह 10 सीटें रह गई और जिस सपा को 17 सीटें मिली थी वो बढ़ करके 37 सीटें बने, 20 सीटें बढ़ गई। मतलब क्या? अगर वोट परसेंट बढ़ता है तो सत्ताधारी दल को नुकसान होता है। ध्यान रखिएगा, अगर जो ट्रेंड है देख लीजिए, 50% वोट पड़ा 2007 में, 59% माने 9% वोट बढ़ गया, नुकसान सत्ता दल को हो गया, सरकार चली गई, सपा की सरकार आ गई। लेकिन जरा आप 2012 और 2017 का भी आंकड़ा देख लीजिए। 2017 में
62% वोट पड़ा और 2012 में 59, माने लगभग 3% वोट बढ़ गया। तो यहां पर भी सत्ता को नुकसान हो गया। और कैसे नुकसान हो गया? 3% मात्र। और सीधे तौर पर बीजेपी को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। जहां पर 58 सीटें थी, 8 सीटें थी 2017 में, बढ़ करके 49 सीटें हो गई, माने 41 सीटों का इजाफा हो गया। माने सीधा सीधा मतलब आप समझ लीजिए। और 37 सीटें 2012 में सपा के साथ थी, जो घट करके 37 सीटें जो थी वो घट करके 8 सीटों पर रह गई। मतलब जब जब वोट बढ़ा है तब तब सत्ता दल को नुकसान हुआ है। वोट बढ़ना माने सत्ता दल को नुकसान होना। लेकिन अगर वोट घटना है तब, क्योंकि इस बार तो वोट घट गया है, किसको नुकसान होगा? ये आज चिंतन का विषय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं। अब लोगों का कहना है कि जब जो है वोट घटता है तब क्षेत्रवाद की बात आती है। वोट किसको पड़ गया, किसको घट गया, एक बात तय, वोट बढ़ेगा तो फिर सत्ता को नुकसान होगा। सपा को नुकसान हो गया, बसपा को नुकसान हो गया, बीजेपी को फायदा हो गया। लेकिन जब वोट परसेंट घट गया तब क्या होगा? ये भी एक विचारणीय बिंदु हो गया। लोग आंकड़े लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए 80-20 की लड़ाई, अगर 20 पर देखिए तो 20 पे 80% तक वोट पड़ रहा है, 80% तक, और एक तरफा पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो 80% है वहां पर वोट बटा हुआ भी है, बिखरा हुआ भी है। यही कारण है कि यह तय अभी तक कोई नहीं कर पा रहा है, ये घटे हुए वोट परसेंट का झटका किसको लगेगा। इंतजार कीजिए 10 मार्च का और बड़ी खबर देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।